गुड मॉर्निंग लर्नर एंड जोहार झारखंड। तो चलिए हम अपने जेटेड लक्ष्य के कदम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सब कुछ, जो 17th सेंचुरी से रिलेटेड जितने भी कुछ थे। फिर है न्यू एम्पायर बना, ठीक है। फिर है टेरिटोरियल एक्सपेंशन क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगी। तो ये सेक्शन वाइज हमने डिवाइड करके रखी हूँ, ठीक है। और ये कनेक्ट करके मैं पढ़ाने सोच रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत एक साधारण व्यापारिक संस्था के रूप में हुई थी, ठीक है, जिसने समय के साथ भारत के राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य को बदल दिया था। ओके, आप लोग सिर्फ सुनेंगे तो भी आपको 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज़ बी फोकस टू लिसनिंग। तो इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1600 ईयर में इस्टेब्लिशमेंट रॉयल चार्टर का इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी का नाम था क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व मतलब ईस्ट इंडिया में व्यापार करने का एक मोनोपोली दिया, ठीक ना, एकाधिकार दिया। इसका मतलब था कि इंग्लैंड की कोई कंपनी उस समय भारत या आसपास के देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। ओके, मोनोपोली बना रखा था। कौन? किसने? क्वीन एलिजाबेथ ने। ओके, तो भारत में आगमन और फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई, ये पढ़ने वाले हैं। अराइवल सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज। कंपनी ने शुरुआती दौर में जहांगीर जैसे मुगल सम्राटों से व्यापार छूट प्राप्ति की। उन्होंने भारत के तटीय क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख फैक्ट्रियाँ सूरत, मद्रास, सबसे फर्स्ट। देखो, आज भी ये सब शहर बहुत डेवलप है। सूरत हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, क्योंकि सबसे पहले यहीं पे फैक्ट्री की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। व्यापार से राजनीतिक की ओर कदम, शिफ्ट टू ट्रेड। अब ट्रेड तो हो ही रही थी, ट्रेड के साथ साथ पॉलिटिक्स भी आगमन हो रहा था। कैसे? शुरुआत में कंपनी की मकसद सिर्फ मसाले, सूती कपड़ा और रेशम खरीद कर यूरोप में बेचना था, ओके। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, तो स्थानीय राजा आपस में लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भारत की अंदरूनी राजनीतिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपस में लड़वाया। कैसे? देखें, फॉर्मेशन ऑफ आर्मी एंड सिपॉइज, ठीक है, स्पॉइज। सैन्य शक्ति का निर्माण कैसे हुआ? अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और प्रतिस्पर्धी यूरोपीय कंपनी जैसे फ्रांसीसी कंपनी को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी खुद की सेना बनाना शुरू की। इसमें स्थानीय भारत सैनिकों को भर्ती किया गया, ओके, और उन्हें यूरोपीय सैनिक तकनीकी से प्रशिक्षण किया गया। ये क्या किया गया? देखिए, भारत के जितने सैनिक हैं उसको पहले लिया गया और उसको कहाँ भेजा गया? यूरोप भेजा गया। क्यों? उसका ट्रेनिंग किया गया। ये कौन बना रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना बना रही है, ओके। कर्नाटक युद्ध और फ्रांसीसी की हार। देखिए, कर्नाटिक वॉर और फ्रेंच डिफेट कैसे हुई? भारत में वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 18वीं सदी के मध्य तीन कर्नाटिक वॉर चले थे, तीन, जिसमें फर्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, जिसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में फ्रांसीसी को हराकर भारत में अपने सबसे बड़े यूरोप प्रतिद्वंद्वी को रास्ते से हटा दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी को हटा दिया, फ्रेंच, ठीक है। कौन सा वार चले थे? बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर, 1757 में, याद रखिएगा, ठीक है। 1857 का तो बहुत बड़ा रिपोर्ट था, लेकिन उससे पहले क्या क्या हो रही थी वो चीज़ें याद देखें। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिरु सिराजुद्दौला, ठीक है, को हराया, ओके। हमारे बंगाल के उस समय कौन नवाब थे? सिराजुद्दौला, ठीक है। किसने हराया? लॉर्ड क्लाइव ने हराया। कौन सा बैटल का नाम रखा है? बैटल ऑफ बक्स प्लासी, याद रखिएगा, 1757 में। ये लाइनें याद रखिएगा। इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई, ठीक है। 1757 के बाद 64 में बैटल ऑफ बक्सर हुई। कंपनी ने बंगाल अवध के नवाब, उस समय अवध अवध का नवाब कौन था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ठीक है, के उसका सेना को हरा दिया। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। उसके तहत ये हुआ, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवाना अधिकार, टैक्स वसूलने का हक मिल गया, जिससे उनके पास असीमित आर्थिक शक्ति आ गई। टैक्स वसूलने चालू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ओके। अब देखिए, सेकंड, न्यू एम्पायर, नया साम्राज्य कैसे हुआ? दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारिक नहीं रही, बल्कि एक रूलर, शासक बन गई।
और उसने एक नए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। एक और चीज़ है ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। दैवीय शासन प्रणाली क्या था? बक्सर युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दैद ड्यूअल सिस्टम लागू किया। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम पहले वहाँ लागू किया। इसके तहत टैक्स वसूलने और सेना का नियंत्रण कंपनी के पास पावर विथआउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि नागरिक कंपनी के पास क्या था? पावर था, जो कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और देखो कितने बड़े लोगों ने गेम खेला। और नागरिक प्रशासन को क्या दे दिया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी विथआउट पावर, जिम्मेदारी दे दिया, कानून व्यवस्था बना नवाब के पास छोड़ दी गई। ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या थे? भारत पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सांसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पीटीज इंडिया एक्ट 1784 पारित किए गए। ये क्या एक्ट मैं बताऊंगी। कौन सा एक्ट पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और पीटी इंडिया एक्ट 1784 पारित किए कंपनियों ने। इनके जरिए क्या हुआ? गवर्नर जनरल का पद बनाया। ठीक है ना, उसी समय से पद स्टार्ट हुआ गवर्नर जनरल। और वारेन हेस्टिंग भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। वा कौन? वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए सिविल सर्विस, पुलिस और न्यायपालिका का ढांचा तैयार किया गया। ये सब बातें कब हो रही है? 1773 के तहत। ओके। अब पढ़ेंगे फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन वेल्थ। साम्राज्य की नींव आर्थिक शोषण पर टिकी थी। किस पे टिकी थी? उसके आर्थिक शोषण पर टिकी थी। ओके। कंपनी भारत में जुटाए गए जितने भी टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल यहीं से सामान खरीदने और ब्रिटिश भेजने में करती थी। ओके। धन की निकासी कहाँ है? भारत के पारंपरिक उद्योग। लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखिए क्या है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में क्या हुई थी? अपनी आय को स्थायी बनाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में अलग अलग स्थान पर व्यवस्था लागू की, जैसे परमानेंट सेटलमेंट। बंगाल में जमींदारों के साथ लगान निश्चित किया, परमानेंट सेटलमेंट कर दिया कि इतना टैक्स मुझे चाहिए। रेतवारी सिस्टम किसानों से सीधा कर वसूला गया, जैसे दक्षिण भारत में, साउथ में इंडिया से। महलवारी सिस्टम, पूरे गांव महाल को लगान देने की जिम्मेदारी दी गई महलवारी सिस्टम में। ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन क्या है? साम्राज्य को मजबूत करने और सेना की तेजी से भेजने और माल की आपूर्ति के लिए 9वीं सदी के मध्य में लॉर्ड डलहौजी के समय ही रेलवे, जो कि 1853, टेलीग्राफ और डाक सेवा की शुरुआत की गई। याद रखिएगा। सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म कुछ है, जैसे देखें साम्राज्य को लंबे समय तक चलाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एक सेकेंड साम्राज्य को लंबे समय तक चलाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की है। ठीक है। मैकाले शिक्षा नीति, याद रखिएगा ये वाला लाइन। मैकाले शिक्षा नीति जो कब था? 1835, ताकि उन्हें प्रशासनिक कामों के लिए अंग्रेजी बोलने वाले क्लर्क मिल सके। इसके साथ ही सती प्रथा उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून भी बनाए गए। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ओके। रिवोल्ट ऑफ 1857 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्राउन रूल, कंपनी की शोषक नीतियों और सैन्य असंतोष और राज्यों के विलय के कारण 1857 का महान विद्रोह हुआ। ओके। हालांकि अंग्रेजों ने इसके दबा दिया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सांसद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित करके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया इस टाइम समाप्त कर दिया गया। ओके। ब्रिटिश क्राउन महारानी के हाथों में सौंप दी गई। महारानी की जो क्राउन थी उसको सौंप दिया 1857 के बाद। अब देखें टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार क्या क्या है। ब्रिटिश ने पूरे भारत को एक साथ नियंत्रण नहीं किया, लेकिन बल्कि रणनीति कूटनीति अपनाई ब्रिटिश। ओके। ताकि धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। सब्सिडारी अलायंसेस जैसे लॉर्ड वेलेसी, याद रखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, लॉर्ड वेलेसी द्वारा की गई नीति के तहत भारतीय राजाओं को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, उसका खर्च उठाना पड़ता था, बदले में कंपनी उसका सुरक्षा का वादा करती थी। लेकिन राजा अपनी विदेशी नीति स्वतंत्रता को खो बैठे। हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठों ने इस संधि को स्वीकार कर लिया गया। बहुत चालाकी से ब्रिटिश ने
उल्लू बनाया। जैसे क्या क्या किया, अपनी राज्य की जितनी भी सेना रखती थी, ठीक है, उसका खर्चा उठाता था। जैसे वहाँ का जितना भी सेना भारत पालन पोषण करता था। अब देखिए, एंग्लो मैसूर और एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। मैसूर में देखिए क्या हुआ, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया। ये दोनों ने, हैदर अली मैसूर में, ठीक है। लेकिन 4 एंग्लो मैसूर के बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और साथ ही मैसूर का अंग्रेजों पर कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान का मृत्यु होने के बाद मराठा में देखिए 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुआ है 1757 से लेकर 1818 तक के बीच में। अंग्रेजों ने मराठा कॉन्फ्रेंसी परिसंध को पूरी तरह नष्ट कर दिया और मध्य प्रदेश अपना भारत पे अधिकार जमा लिया, मराठा पे भी। आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? लॉर्ड डलहौजी के इस नीति के अनुसार क्या हुआ, यदि किसी भारतीय राजा का अपना कोई सगा या वारिस या पुत्र नहीं होता था तो उसे अडॉप्ट नहीं ले सकता था, और उस ब्रिटिश जो भी है ब्रिटिश साम्राज्य ने उसे मिला लिया। और इसके तहत क्या हुआ, सतारा, संबतपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को हड़प लिया। वहाँ अगर किसी का वारिस नहीं होता था, कई कई बार क्या होता था, कोई प्लानिंग से उसके वारिस को मार दिया जाता था, तो उसके राज्य को ले लिया जाता था। ये इस नीति का क्या नाम है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ ग्राउंड्स, ठीक है। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह कुशान, ठीक है, का आरोप लगाकर अवध कर, इसमें भी 1856 में अवध को भी अपने शामिल में ले लिया गया। आगे पढ़ेंगे एंग्लो सिख वार एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब कमज़ोर हो गया, इसमें भी चला गया। अंग्रेजों ने 2 एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब और सिंध क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य मिला लिया गया, ठीक है। पड़ोसी देश आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसा पड़ोसी देश है हमारे। देखिए, भारत के भीतर विस्तार के साथ साथ अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने नेपाल एंग्लो नेपाल युद्ध और म्यांमार अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़कर भौगोलिक सीमाओं पर अधिकार विस्तार कर दिया गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक्स।